नमस्ते डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों, पीटी एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस सेशन नंबर 3। ये जो सेशन है दोस्तों बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आपके लिए बनाया जा रहा है और हम इस सीरीज को बहुत ही अच्छी तरीके से आगे भी कंडक्ट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के लिए। आपको बिल्कुल अच्छा सपोर्ट हमारी तरफ से मिलेगा, हमारी टीम की तरफ से मिलेगा। तो जो पीआईबी से रिलेटेड, क्योंकि देखिए पीआईबी में क्या होता है, स्टूडेंट्स को जनरली ये रहता है कि वो तो इन्फॉर्मेशन का भंडार है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इतने सारे मिनिस्ट्रीज हैं, हर मिनिस्ट्री की रिलीज निकलती है, उसमें से क्या रेलेवेंट है, क्या नहीं है, क्या आ सकता है, क्या नहीं। तो उसमें अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे चलेंगे तो आपको काफी ज्यादा जद्दोजहद और मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो काम भी हमें हमें ही सौंप दीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट चीजें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको हम इस सेशन में, इस सीरीज में हम आपको दे देंगे। तो आज का जो हमारा तीसरा सेशन है उसमें आज हम कवर अप करेंगे 6 स्टोरीज जो आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही हैं। स्टोरी नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन 6 स्टोरीज को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से दिमाग में बिठाइए। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है और जो आएगा, जो बहुत ही ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट है, वहां तो मैं खुद ही आपको बता दूंगा कि ये तो आपको मतलब रट लेना ही लेना है। राइट। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल से जुड़े हुए हैं तो सेशन को लाइक वाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, दोस्तों को भी बता दीजिए, क्योंकि बहुत एफर्ट, बहुत मेहनत टीम आपके लिए लगातार करती रहती है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वर्क फॉर टुडे। हमारा सबसे पहला स्टोरी, जलगांव बनाना। ये एक जीआई सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। बनाना आप समझ ही गए होंगे, फ्रूट की जो केला होता है। तो जो जलगांव बनाना है ये एक जीआई सर्टिफाइड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जिसमें हाई ज़्यादा मात्रा में आप कह लीजिए या तो फाइबर है, मिनरल है। अब ये क्यों किया गया है? बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोच लिया है कि जो बनाना है उसके एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने की ज़रूरत है। राइट। क्योंकि बनाना काफ़ी देर से बना रहा था, तो सरकारों ने सोचा कि अब इसी का बनाते हैं। तो बेसिक बात यह है कि बनाना के जो एक्सपोर्ट है उसको बूस्ट करने की ज़रूरत है, और इसी कड़ी में दुबई में जो है एक्सपोर्ट किया गया है। जलगांव बनाना, याद रखेगा, इसको जीआई टैग 2016 में मिला। और ये भारत के किस हिस्से से आता है? तो ये भारत में महाराष्ट्र के अंदर एक जिला है जलगांव, वहां से इसकी सोर्सिंग है। और ये जो हिस्सा है महाराष्ट्र का जलगांव, ये एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी के तहत बनाना क्लस्टर में भी काउंट किया है सरकार ने। अब हुआ क्या है कि जो भारत का जो बनाना एक्सपोर्ट है वो बहुत तेजी से बढ़ा है, वैल्यू वाइज भी, वॉल्यूम वाइज भी। और हम सभी जानते हैं कि जो भारत है वो बनाना में वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर है। कितना शेयर रखता है? 25% का शेयर रखता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें आपके जो कंट्रीब्यूटिंग जो मेजर स्टेट्स हैं, जो मोर देन 70% ऑफ जो आउटपुट है उसको जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो है आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, यूपी, बिहार, एमपी। तो ये जो स्टेट्स हैं ये ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इनको बिल्कुल ऐसे कैसे आप याद रखिएगा। और जलगांव बनाना, जलगांव से तो आपको समझ में आएगा, वो महाराष्ट्र का है, जीआई टैग इसको मिला हुआ है। अभी हाल फिलहाल आंकड़े रिलीज हुए हैं, उसमें बताया गया है कि भारत ने 1.91 लाख टन बनाना जो है वो एक्सपोर्ट किया है, जिसकी कीमत जो है 619 करोड़ के आसपास है। और ये कौन से सन में किया है? 2020-21 के सन में इसे कंप्लीट किया है। आई होप दिस इज क्लियर। जलगांव बनाना पिक्चर भी आपको दिखा देते हैं। बनाना अब करता कौन है? ये जो एक्सपोर्ट का काम है, ये सारी चीजें कर कौन रहा है? सो बेसिकली जो अथॉरिटी है इसके पीछे वो है एपीडा। एपीडा क्या है सर? एपीडा है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। कब बनाई गई थी? तो 1985 में इसी ही अथॉरिटी के तहत बनाई गई थी। यानी कि पूरा यही नाम है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। बस आगे आप एक्ट जोड़ लीजिएगा। तो 1985 के एक्ट के तहत इसे बनाया गया था। किसके अंडर आती है? किस मिनिस्ट्री के अंदर? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर इसे आती है। आप इसे MOFPI के अंदर मत ले जाइएगा, एग्जाम में कंफ्यूज किया जा सकता है MCQs के साथ। अब इस अथॉरिटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो दिल्ली में इसका जो है हेडक्वार्टर है। इसके चेयरमैन वगैरह सब इसमें नियुक्त होते हैं। तो बहुत लंबी चौड़ी बॉडी है। तो एपीडा इस चीज को पूरा देखती है। और किस मिनिस्ट्री के अंदर है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार ये जो छोटी छोटी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो छोटे छोटे संस्थान हैं, इससे पूछ लेते हैं कि ये कौन सी मिनिस्ट्री इसको देख रही है या किस मिनिस्ट्री के अंदर ये कार्यरत है। तो ऐसे MCQs में काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। प्रीलिम्स की बात करें या चाहे दूसरे
अदर स्टेट गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज की अगर हम बात करें। दूसरे स्टोरी पे चलते हैं। हमारा जो दूसरा स्टोरी है वो है डीप ओशियन मिशन, DOM। क्या है ये डीप ओशियन मिशन? देखिए क्या है कि सी माइनिंग, आपने देखा होगा, मैं आपको पिक्चर ही पहले दिखा देता हूँ। जो सी माइनिंग है, डीप सी माइनिंग, क्योंकि अभी भी ओशियन जो है वो काफी तौर पे यानी 95% ओशियन जो है वो अनएक्सप्लोर्ड है। तो इस सिलसिले में भी हाल फिलहाल कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के प्रपोजल डीप ओशियन मिशन को मंजूरी दे दी है। इस मिशन का एम क्या है? तो इस मिशन का एम है कि जो डीप ओशियन से उसे एक्सप्लोर करेंगे, किस चीज के लिए? रिसोर्सेज के लिए। साथ ही साथ डीप सी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करेंगे ताकि ओशियन रिसोर्सेज का सस्टेनेबल वे में हम यूज कर सकें। ये मिशन 2 फेज में बनाया जाएगा 5 सालों के लिए। इसका पहला फेज जो है, फर्स्ट फेज 3 साल का होगा और कब से कब तक? 2021 से 24 तक, राइट? ये ध्यान रखिएगा। इसके 6 मेजर कंपोनेंट्स है। कौन कौन से हैं? डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर डीप सी माइनिंग एंड मैन सबमर्सिबल, डेवलपमेंट ऑफ ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज। मतलब देख लीजिए कि अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं वो नेचर पे उल्टा इफेक्ट ना कर दे, तो उसके लिए भी इसमें कंपोनेंट डाला गया है कि डेवलपमेंट ऑफ ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस फॉर एक्सप्लोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ डीप सी डाइवर्सिटी, डीप ओशन सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन, एनर्जी एंड फ्रेश वाटर फ्रॉम ओशियन, और फिर एडवांस्ड मरीन स्टेशन फॉर ओशियन बायोलॉजी। तो मतलब इंजीनियरिंग भी इसमें अच्छे तरीके से यूज होनी है और काफी मतलब लंबी चौड़ी ये एक अपने आप में स्टडी है। मरीन इंजीनियरिंग आप चाहे कह लीजिए इसको, या मरीन स्टडी आप कह लीजिए, तो वो भी इससे काफी रिलेट रहती है। अब जो स्टडीज बताती हैं, जो रिसर्च बताता है कि 95% जो डीप ओशन है वो अनएक्सप्लोर्ड है और भारत में कुल 30% जो पॉपुलेशन है, यानी जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 30% कोस्टल एरियाज में रिसाइड करता है मोटे मोटे तौर पे। तो आपके लिए आज का पहला सवाल कि जो हमारी जो कोस्टल बाउंड्री है भारत की, उसकी लेंथ क्या है? कोस्टल बाउंड्री की लेंथ क्या है? साथ ही साथ आप बताइए मुझे कि कितने स्टेट्स हैं जो कोस्टल बाउंड्री से लगते हैं, राइट? क्योंकि हम 3 तरफ से घिरे हुए हैं समुद्रों से। तो कोस्टल बाउंड्री की लेंथ मैंने आपसे पूछी और मैंने ये पूछा है कि कितने स्टेट्स हैं जो कोस्टल बाउंड्री पे हैं बसे हुए। ये आपको बताना है। कमेंट थ्रेड में बिल्कुल अच्छे से पार्टिसिपेट कीजिए ताकि जिनको नहीं मालूम है उनको भी पता चल सके, और आपको अगर मालूम है तो फिर आपका रिवीजन तो हो ही रहा है। ओशन इज ऑल्सो अ मेजर इकोनॉमिक फैक्टर, क्योंकि ये फिशरीज, एक्वाकल्चर, टूरिज्म, ब्लू ट्रेड, ब्लू इकोनॉमी जैसी चीज़ों को सपोर्ट करता है। और हाल फिलहाल में यूनाइटेड नेशन ने 2021 से लेकर 2030, ये पूरे जो 10 साल डेकेड, इसको ओशियन साइंस डेकेड जो है घोषित किया है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो इस डेकेड में हम ओशियन से रिलेटेड जो है काफ़ी सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। कुछ इन्फोग्राफिक अच्छे अच्छे मैंने आपके लगा दिए हैं। ये किस तरीके से करेंगे बहुत अच्छा इसमें एक्सप्लेन किया गया है। वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिएगा। कुछ और इन्फोग्राफिक है, एक्सप्लोरेशंस डाउन अंडर, और इसमें क्या क्या रिसर्च एंड एडवांसमेंट्स और क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे करेंगे सब इसमें लिखा हुआ है, हाउ इट वर्क्स। चलते हैं हम अपने अगले स्टोरी पे। कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटीज। अभी हाल फिलहाल में एक कॉन्फ्रेंस, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये देखिए पीछे इनके लिखा हुआ है ब्रिक नेटवर्क यूनिवर्सिटी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। थीम क्या था? थीम बहुत ज़रूरी है, थीम याद रखिएगा। थीम था इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, और इसमें भारत के जो परिवहन मंत्री हैं उन्होंने भी इसमें शिरकत की और काफ़ी सारे मतलब संदेश दिए। दिस कॉन्फ्रेंस कवर्स द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लाइक ट्रैफिक मैनेजमेंट, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड व्हीकल्स, लिथियम आयन बैटरीज वगैरह वगैरह। तो इन सब चीज़ों पे, इन सब पहलुओं पे इस पे बात की गई। IIT बॉम्बे में ये कंडक्ट हुआ था। ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटीज़ जो है एक यूनियन है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का ऑफ दीज 5 मेंबर नेशंस। ब्रिक्स के जो 5 नेशन हैं उनमें जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका एक जो यूनियन है, गठजोड़ है, वही ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटीज़ कहलाता है, जिसका मेन उद्देश्य क्या है कि शिक्षा का प्रसार करना, रिसर्च, नवाचार का प्रसार करना, इन सब चीज़ों का प्रसार करना। साथ ही साथ ये कॉन्फ्रेंस को इस तरीके से भी देखा जा रहा है क्योंकि 2021 में जो 13वां ब्रिक्स समिट होने वाला है उसमें भारत की चेयरमैनशिप है, तो उस लिहाज से भी इसको बहुत अच्छे तरीके से देखा जा रहा है। तो एक बहुत अच्छा कह लीजिए कि बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस था ये, जिसमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के ऊपर बात की गई। और खुद जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने IIT बॉम्बे से रिक्वेस्ट किया कि रिसर्च डेवलपमेंट जारी रखी जाए, क्योंकि बायोफ्यूल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होगा आने वाले समय में। 2025 के बाद से हम देखना शुरू कर देंगे और वो एक मेरे ख्याल से एक पॉइंट हो जाएगा कि फॉसिल फ्यूल्स को फिर मना ही कर दी जाएगी। तो काफ़ी कुछ डेवलपमेंट इस सेक्टर में भी देखने को मिलेगा। अपने आप में ये बहुत लंबा चौड़ा मतलब कॉन्सेप्ट और लंबी चौड़ी स्टडी है कि कैसे कैसे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ।
राइट। चलिए अगले स्टोरी पे चलते हैं। नेक्स्ट है न्यू लोन बिटवीन एडीबी एंड जीओआई, एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार के बीच में एक नया लोन सैंक्शन हुआ है। कितने का लोन है, अमाउंट याद रखिएगा, $484 मिलियन, $484 मिलियन, लिखते पहले हैं बोलते बाद में। अब इसका मतलब क्या है, ये क्यों किया गया है, इतना लोन क्यों लिया गया है? टू इम्प्रूव रोड कनेक्टिविटी एंड फैसिलिटेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देखिए क्या है कि एडीबी जो है भारत का हमेशा से काफ़ी मदद करता रहा है, क्योंकि उसका काम ही वही है, रीजनल कोऑपरेशन बैंक है। अब कोविड के समय भी काफ़ी मतलब $1.5 बिलियन की तो पिछले साल भी मदद की थी इन्होंने, तो काफ़ी जो है एडीबी एक्टिव रहता है भारत के सपोर्ट में। अब यहाँ पे देख लीजिए रोड कनेक्टिविटी की बात की जा रही है, कौन से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को डेवलप करने की बात की गई है, तमिलनाडु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो कि अगर मेनली कहें तो चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो कि पार्ट है आपका ईसीईसी का, यानी इंडियाज ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसको डेवलप करने की बात की गई है, क्योंकि इसको डेवलप करने से क्या होगा कि जो भारत का जो नेटवर्क है वो साउथ ईस्ट, ईस्ट एशिया, इससे काफ़ी अच्छा हो जाएगा, तो रिश्ते काफ़ी अच्छे, सुगम और सुदृढ़ बनेंगे। एशियन डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है, ये रीजनल बैंक है जिसका गठन 19 दिसंबर 1966 को किया गया। हाल फिलहाल इसमें 68 मेंबर्स हैं, 49 आर फ्रॉम एशिया, और इसमें जो 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स हैं उनमें भारत का भी नाम शामिल है, ध्यान रखिएगा। 6.53% की शेयर होल्डिंग है भारत की। जापान यूएस की हाईएस्ट है, दूसरे नंबर पे चाइना है, क्योंकि पहले पे यही दोनों है, सेम ही शेयर होल्डिंग है। फिर तीसरे पे इंडिया है, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया है। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, और इसका जो मेन एम है रिड्यूसिंग पॉवर्टी वगैरह, ये सब देख लीजिएगा, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ एंड रीजनल इंटीग्रेशन, ये सारा इनका जो है मेन उद्देश्य है, राइट। अब आपको दिखा देते हैं ईसीईसी क्या है। ये देखिए ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर आपको दिख रहा है, ये जो पूरा कोलकाता से शुरू होता है और ये कन्याकुमारी तक जो चलता है, ये पूरा ईसीईसी है। अब इस ईसीईसी में सिर्फ इतना जो पार्ट है, चेन्नई से कन्याकुमारी तमिलनाडु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, राइट, तो सिर्फ इसको डेवलप करने के लिए ये $484 मिलियन का जो है $484 मिलियन का लोन सैंक्शन किया गया है, सिर्फ इतने एरिया को, यहाँ आप देख सकते हैं, राइट। सो आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू, ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे, प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया। देखिए ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, ये स्पेसिफिक है बिल्कुल, ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है। तो इन्होंने प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया जो है वो लॉन्च कर दिया है। इस प्रोजेक्ट में क्या होगा, एक नेशनल कंसोर्शियम ऑफ ऑक्सीजन यानी एनसीओ बनाया जाएगा, जो कि नेशनल लेवल की सप्लाई करेगा जो रॉ मटेरियल्स हैं ऑक्सीजन के रिलेटेड, जैसे जियोलाइट्स हो गए, आपके स्मॉल ऑक्सीजन प्लांट्स हो गए, मैन्युफैक्चरिंग कंप्रेसर्स हो गए, ऑक्सीजन प्लांट्स हो गए, कंसनट्रेटर्स हो गए, वेंटिलेटर्स हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें, तो उसको ये मतलब सप्लाई करने की इसमें बात की जा रही है। और साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट की जो फंडिंग है, रॉ मटेरियल्स के प्रोक्योरमेंट के लिए जो फंडिंग है, उसमें एनडीएमसी लिमिटेड जो है अपना मेन रोल प्ले करेगा। ओवरऑल ये इस प्रोजेक्ट का जो मुख्य उद्देश्य वो यही है कि जो भारत के अंदर जो राइजिंग डिमांड ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन है, नॉट ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन की बात की जा रही है, जो राइजिंग डिमांड ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन है उसको मीट करना है, क्योंकि अभी आपने देखा था कितना त्राहिमाम हो गया सेकेंड कोविड वेव में, राइट, सेकेंड वेव के अंदर कोविड के, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तो बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति में, बहुत सारे हॉस्पिटल्स आ चुके थे, इवन नेशनल चैनल पर डॉक्टर्स को हमने रोते हुए देखा। तो उस संदर्भ में भारत सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छी पहल है प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया, ताकि थर्ड वेव अगर आए या फोर्थ वेव अगर आए तो फिर इसमें हमें मार ना खानी पड़े। आप में से कितने लोगों ने चिन्मय तुम्बे की किताब पढ़ी है, द एज ऑफ पैंडेमिक्स? बहुत शानदार किताब है, अगर कभी मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। एज ऑफ पैंडेमिक्स, चिन्मय तुम्बे की किताब है ये, राइट। चलिए लास्ट स्टोरी पे हम आते हैं आज के, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। हाल फिलहाल जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, उन्होंने वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का जो मतलब एक सेलिब्रेशन है उसको वर्चुअली अटेंड किया 7 जून को। और इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था? FSSAI ने इसे ऑर्गेनाइज किया था। WHO और FAO पे हम एक सेशन ले चुके हैं, PIB के एनालिसिस में ही हमने कल इस पे बात की है। तो WHO एंड FAO ये जो है वर्ल्ड फूड सेफ्टी को जॉइंटली ऑब्जर्व करते हैं। पहली बार 2019 में इसे सेलिब्रेट किया गया बाय अदिस अबाबा कॉन्फ्रेंस, ये सब याद रखिएगा आप, अदिस अबाबा कॉन्फ्रेंस या जिनेवा फोरम, तो इसके तहत पहली बार इसे जो है वो सेलिब्रेट किया गया। आफ्टर दैट और किस अम्ब्रेला के अंदर इसे किया गया? फ्यूचर फॉर फूड सेफ्टी।
आफ्टर दैट जो थीम था इस बार का वो था सेफ फूड नाउ फॉर अ हेल्दी टुमारो। अब इसमें जो बहुत ज़रूरी है, इसको बिल्कुल आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए एकदम से, एग्जाम में बिल्कुल आएगा और क्वेश्चन बनेगा बनेगा। अभी तक तो नहीं आया है लेकिन आने के इसके पूरे चांसेस हैं। मैं नाम आपको बता रहा हूँ, कॉडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। इस कमीशन पे अभी तक सवाल नहीं आया है और जहाँ तक मेरे प्रिडिक्शन है इस पे सवाल ज़रूर आएगा। कॉडेक्स एलिमेंटेरिस कमीशन, क्योंकि भारत इसका मेंबर भी है इस कमीशन का। टोटल इसमें 189 मेंबर्स हैं और ये एक जॉइंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो FAO और WHO के तहत आती है। कुछ और इनिशिएटिव्स भारत में फूड सेफ्टी को लेकर जो किए गए, जैसे कि स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। तो आज के लिए आपका तीसरा सवाल, इस इंडेक्स को कौन लॉन्च करता है, यानी कौन रिलीज करता है इस इंडेक्स को, कमेंट थ्रेड में बताइए। फिर ईट राइट इंडिया मूवमेंट, इस पे अलग से हमने बहुत अच्छा लेक्चर आपको दे रखा है करंट अफेयर्स की सीरीज में। ईट राइट अवार्ड्स, ईट राइट मेला, तो गवर्नमेंट कह रही है कि भैया अच्छे से खाओ अच्छे से खाओ अच्छे से खाओ। अब लोग अच्छे से नहीं खाते, राइट। तो देखिए कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो किस तरीके से किस किस लेवल पे है, बिल्कुल नीचे ग्राउंड लेवल से लेके एकदम हाई लेवल तक पे पॉलिसीज बनाई जा रही है, पॉलिसी मेकिंग की जा रही है। तो ये था वर्ल्ड फूड सेफ्टी, थीम याद रखेगा, 7 जून याद रखेगा। साथ ही साथ कॉडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन याद रखेगा, कैसी बॉडी है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। सो ये सारे स्टोरीज हमने आज कवर अप की, हमारी 6 स्टोरीज। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं सारी स्टोरीज, क्विक रिमाइंड ले लेते हैं। सबसे पहले जलगांव बनाना, डीप ओशन मिशन, कॉन्फ्रेंस ऑन ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटीज, न्यू लोन बिटवीन ADB एंड GOI, प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया एंड वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ये था हमारा सेशन। पिक्चर भी आपको दिखा देते हैं। FAO, ये रहा FAO का सिंबल लोगो, और ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में एक गोल ये भी है, टू रिड्यूस हंगर एंड पॉवर्टी, राइट। चलिए, इकोनॉमिक क्रैकर का शानदार कोर्स 8 जुलाई से आप लोगों के लिए आ रहा है। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो एनरोल कीजिए एंड बी लाइक अ बॉस, बी कॉन्फिडेंट, राइट। PT के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज भी हैं आपके लिए, CA बूस्टर प्रीमियम, पावर ऑफ 10। आइए एनरोल कीजिए, बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। आपको बहुत अच्छी अच्छी इसमें इनपुट, इनसाइट्स और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों।